देश प्रदेश में आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संकट पर एक तरह से चुप्पी साध रखी। 3 महीने पहले विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद उन्होंने विस्तार से पत्रकारों से बात की थी। उसके बाद से घर में ही बैठकर समीक्षा करते रहे। आज मुख्यमंत्री SLBC की बैठक में हिस्सा लेंगे, लेकिन मीडिया से बात नहीं करेंगे। राज्य में रविवार को कोरोना से एक और मरीज की मौत हो गई। अगर बिहार में हम मरने वालों के आंकड़े की बात करें तो टोटल नंबर है 36। 186 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की तादाद बढ़कर 6475 तक हो गई है। और खास करके इसमें एक बड़ा हिस्सा उन मजदूरों और प्रवासियों का है जो देश के अलग अलग हिस्सों से बिहार पहुंचे थे। मनीष कुमार है हमारे साथ। इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए सीधे उनके पास चलते हैं। मनीष, क्या सिर्फ ये कह देने से कि वो सामने नहीं आए और मीडिया से बात नहीं की, क्या ये इल्जाम काफी है, या फिर जो उन्हें करना चाहिए था एक मुख्यमंत्री के तौर पर, क्या वो करते हुए नजर आए? वो भले ही सामने ना आए हो, मीडिया से बात ना की हो, लेकिन काम किया क्या? देखिए सारिक, आपके सवाल का 2 पक्ष है और पहला पक्ष तो बिल्कुल ही साफ है कि आज 90 दिन होने जा रहे हैं। 3 महीने हो गए। 16 मार्च को उन्होंने पहली और आखिरी बार मीडिया से कोरोना से कैसे निपटना है, क्या उपाय हो रहे हैं, उसके बारे में बातचीत की थी। देश में शायद नीतीश कुमार एकमात्र मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने कोरोना संकट के बाद कभी भी अपने राज्य के सभी लोगों को संबोधित करने की जरूरत नहीं समझी, मीडिया से बात करने की जरूरत तो कभी ही नहीं समझी। और तीसरा पक्ष यह है कि क्या उन्होंने कुछ किया। निश्चित रूप से उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन उसके बारे में उन्होंने कम्युनिकेट करने की जब बारी आई तो अखबारों में विज्ञापन देकर या अखबारों में खबर छपवाकर उन्होंने अपनी एक तरह से कहिए कि औपचारिकता निभाई। जबकि कोरोना के शुरू के 2 महीने तक अखबार बंट भी नहीं रहे थे। लोग अखबार, अभी भी बहुत गिने चुने लोग ही अखबार पढ़ रहे हैं। तो उनका जो कम्युनिकेट करने का जो पूरा तरीका था वो पुराने ढर्रे पे वो चल रहे थे। और उसी के कारण आज नीतीश कुमार के बारे में परसेप्शन उनके अपने समर्थक भी मानते हैं कि एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में उभरी है जो पूरे कोरोना संकट में अपने पड़ोस के देश के कुछ मुख्यमंत्रियों को छोड़ दे तो अपने पड़ोस के जो मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हो, झारखंड के हेमंत सोरेन हो, उनके सामने वो फिसड्डी साबित हुए हैं। हेमंत सोरेन आप देखिए, पहले बार मुख्यमंत्री, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन जब मजदूर दुमका से बॉर्डर ले जा रहे थे तो उस ट्रेन को फ्लैग ऑफ करने के लिए भी वो दुमका तक गए। या रांची में जब आ रहे थे तो उन्होंने सारी जानकारियों का जायजा लिया, लोगों का, श्रमिकों का स्वागत किया उन्होंने फूल से। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में आपको मैं बता दूं, यही नीतीश कुमार हैं जब बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनें चली, उन ट्रेनों को रुकवाया। जब वो ट्रेनें एक बार फिर से चलनी शुरू हुई तो उनका भाड़ा देने से मना किया। ये शायद नीतीश कुमार के अपने राजनीतिक जीवन का, खासकर मुख्यमंत्री के रूप में, ये सबसे बड़ा काला अध्याय है कि एक मुख्यमंत्री अपने राज्य के में आने वाली ट्रेनों का भाड़ा नहीं चुकाता है और उसके राज्य के लोगों का दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री जो है पूरी ट्रेन का खर्चा उठाते हैं। सारे मनीष, एक छोटा सा सवाल और आपसे था कि ऐसे भी अगर आप देखें तो अब दौर एक तरफा संवाद का है। नेता चाहे किसी भी पद पे बैठे हों, खुद अपनी बात कहकर चले जाते हैं, अपना उनका एक संवाद का तरीका है। अगर उससे अलग बात करें तो क्या हालत इंफ्रास्ट्रक्चर की है, हेल्थ की जो सुविधाएं हैं उसको लेकर क्या हो रहा है, टेस्टिंग कितनी हो रही है और जमीनी हालात क्या है? क्योंकि अगर हम देखें तो देश की राजधानी भी उससे संघर्ष करती हुई दिख रही है। निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं सारिक कि आप देश की राजधानी दिल्ली से आप बिहार की तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, बिहार की तुलना आप बगल के राज्य पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से कर सकते हैं, जहां पर टेस्टिंग जो है वो 10,000 के आसपास, 9,000 से ऊपर हर दिन पिछले 40 से 45 दिनों से हो रही है। लेकिन बिहार में अभी भी जो सर्वाधिक टेस्टिंग है वो 3500 से 3600 है। हर दिन ये कहा जाता है कि हमारी क्षमता 5,000 से 10,000 हो गई है, 20 जून तक ये 10,000 हो जाएगा, लेकिन ये कब होगा? और अब बिहार सरकार के बारे में यहाँ फिर एक बार नीतीश कुमार परसेप्शन के शिकार होते जा रहे हैं कि ये हो रहा है कि जानबूझकर यहाँ टेस्टिंग कम की जा रही है, जिससे यहाँ पर चुनाव जो है वो समय पर हो, ये कभी नहीं लगे कि यहाँ पर आउटब्रेक हुआ हो। जबकि बिहार की सच्चाई यही है कि बिहार में जो कोई भी डिटेक्टेड केस है उसमें 70% से अधिक श्रमिक हैं। श्रमिकों की जो संख्या है वो करीब 32 लाख से अधिक श्रमिक यहाँ लौट के आए हैं, लेकिन उनके टेस्टिंग की पूरी तरीके से व्यवस्था नहीं की गई है। सारिक, शुक्रिया मनीष। तो चुनाव एक मुद्दा है जिसको लेकर सबसे ज्यादा उस पर तवज्जो रहती है नेताओं की, चाहे वो किसी भी दल, किसी भी पार्टी के रहें।
लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार की जो हालिया जो फैसले रहे उस पर लेकर कई सवाल भी खड़े होते रहे। दिल्ली एनसीआर के बाद रविवार रात गुजरात भूकंप से दहल गया। रात 8:13 पर आए भूकंप से लोग अपने घरों से निकल आए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 5.5 थी और इसका केंद्र भुज से करीब 85 किलोमीटर दूर था। भूकंप से अभी किसी तरह की जानमाल की हानि की खबर नहीं है, लेकिन लोग इससे काफी डर गए थे। इससे कई लोग ऐसे थे जो 26 जनवरी 2011 के भुज में आए भयानक भूकंप को याद कर रहे थे। अभी हमने भूकंप के झटके महसूस किए। जब हम खाना खा रहे थे पूरे परिवार के साथ, तब 3-4 सेकंड के लिए झटका लगा तो हम सोचने लगे क्या हुआ। तो पूरा परिवार खाना खाते खाते बाहर निकल आए और देखने लगे कि क्या हो रहा है। तभी सभी मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए और बातचीत करने लगे। तो सभी ने यही बताया कि भूकंप के झटके लगे हैं। मैं टीवी देख रही थी, वो भी नीचे बैठे हुए, तो 2 और 3 सेकंड से ऐसे ध्रुजारी महसूस हुआ, अर्थक्वेक जैसा लगा। तो फिर पहले तो मैंने यकीन नहीं किया। फिर हम तुरंत ही बाहर गैलरी में निकले और देखा तो मोहल्ले में भी काफी सारे लोग जमा हुए थे। और फिर न्यूज में भी देखा कि ऐसे भूकंप के आज के लगे हुए हैं, पूरे गुजरात में ऐसे महसूस किया गया है। मैं ध्यान में बैठी थी और 4 के 5 सेकंड तक ऐसी जमीन हिली ना कि मैं घबरा के सीधी बाहर आ गई। मुझे लगा कि कुछ हुआ है। फिर सबने बताया कि भाई भूकंप ही है। मुख्यमंत्री आवास समेत यूपी के 50 सरकारी संस्थाओं को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी 2 सगे भाइयों को गोंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों के पास से एक मोबाइल फोन, डायरी बरामद की है। जांच में एसटीएस और एसटीएफ के साथ साथ क्राइम ब्रांच समेत कई एजेंसियों को लगाया गया था। जांच में पता चला कि धमकी गोंडा के छपिया थाना क्षेत्र से मिली है। पूछताछ में दोनों ने धमकी देना स्वीकार किया। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में कई जगह अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से सटे नोएडा में गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचने के लिए एम्बुलेंस की सेवा नहीं मिल सकी। महिला को जिला अस्पताल एक सामान ले जाने वाली गाड़ी के जरिए पहुंचाया गया। कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा तो रेस्टोरेंट्स भी बंद हुए। अब अनलॉक 1 में मिली राहत के बाद बाजार के साथ रेस्टोरेंट भी खुलना शुरू हो गए, लेकिन कोरोना के खतरे के चलते लोग अब रेस्टोरेंट में कम ही जा रहे हैं। ऐसे में रेस्टोरेंट मालिक खर्चे चुकाने के लिए भी परेशानी का सामना करते दिख रहे हैं। एक जून से प्रदेशों में रोडवेज बसों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण के डर से यात्री घरों से बाहर नहीं निकल रहे। सिर्फ वही लोग ऐसे में सफर करते हैं जिन्हें बेहद जरूरी काम है। ऐसे में यात्रियों की कम संख्या होने की वजह से परिवहन विभाग को घाटे में बसें चलानी पड़ रही हैं और यहां तक कि किराए से डीजल का खर्च भी नहीं निकल पा रहा। आगरा में गाय के लिए चारा मिलना मुश्किल हो गया है। लॉकडाउन की वजह से यहां के गौशाला के लिए गायों के चारे का प्रबंधन करना मुश्किल है। ऐसे में गायों के सामने भूखमरी की स्थिति आ गई है। कोरोना के साथ वित्तीय संकट से निपटना भी एक चुनौती है। कोरोना के चलते लॉकडाउन हुआ तो कारोबारियों को नुकसान भी हुआ। अब अनलॉक 1 में राहतें दी गई हैं तो बाजार और दुकानें खुले जरूर हैं, लेकिन परेशानी कम नहीं हुई है। कोलकाता का कपड़ा दुकानदार वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। दुकानें तो खुलने लगी हैं, लेकिन खरीदार पहले जैसे नहीं है। बिक्री कम हो रही है तो दुकानदारों के सामने कई तरह के संकट खड़े हैं। राजस्थान के झालावाड़ में एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के छोटी रायपुर के समीप के गांव का है। बकरी चोरी के शक में गांव के कुछ युवकों ने युवक को फोन पर अपने पास बुलाया। बाद में उसका मुंह काला किया, कैंची से बाल काट डाले और नंगा कर उसका वीडियो बनाकर मारपीट की। रात भर घर से गायब युवक के परिजनों ने जब तलाश शुरू की तो युवक हमलावरों के घर पर बेसुध पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने गांव के 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी। रविवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जयपुर में पहली वर्चुअल रैली की है। केंद्र सरकार के 6 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां बताने और आत्मनिर्भर अभियान की जानकारी देने के लिए वर्चुअल रैली की गई। इस रैली में जयपुर शहर के 33 मंडलों के कार्यकर्ता जुटे। वो मंजर हमारे
उत्तर पूर्व के राज्यों में खेती का तरीका बदल रहा है। खेती में होने वाले नुकसान से बचने के लिए इम्फाल के किसानों ने नया तरीका निकाला है। यह राज्य में होने वाली चावल की खेती की जगह अब सब्जियां उगाना चाहते हैं और सब्जियों की खेती से यहां के किसान मुनाफा भी कमा रहे हैं। उड़ीसा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बेटी को अपने 120 साल की उम्र की मां को नौपाड़ा जिले में एक बैंक में चरपाई पर ले जाना पड़ा, क्योंकि बैंक ने पेंशन के लिए खाता धारक के प्रत्यक्ष सत्यापन की मांग की थी। घटना नौपाड़ा जिले के खारियर ब्लॉक के बरगन गांव की है, जहां 11 जून को यह घटना हुई। 120 वर्षीय महिला की पहचान लाभी बघेल के रूप में हुई है। बेटी के मुताबिक उसकी मां की उम्र 120 साल है। बैंक ने पेंशन के लिए खाता धारक मां के प्रत्यक्ष रूप से मौजूद होने की मांग की थी, जिसके बाद मां को चारपाई के सहारे खींचकर बैंक तक ले जाया गया। पुरी के सैंड आर्टिस्ट मानस कुमार साहू ने अपने आर्ट के जरिए जाने माने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि दी।